यूरोपियों के समुद्री साम्राज्य का सपना देखने से 800 साल पहले तमिल राजाओं के पास ऐसे बेड़े थे जो कोलंबस को एक वीकेंड सेलर की तरह लगने पर मजबूर कर देते। उनके युद्धपोत मानसून की लहरों को पार करके 12,000 सैनिकों को ले जाते थे, श्रीलंका से इंडोनेशिया तक की भूमि को जीतते हुए। ऐसी नौसैनिक कुशलता जिसकी बराबरी भाप के युग तक नहीं हो सकी। यह चोल राजवंश की कहानी है, वह समुद्री महाशक्ति जिसे इतिहास भूल गया। 9वीं सदी में जब यूरोप अंधकार युग में भटक रहा था, दक्षिण भारत का कोरोमंडल तट अभूतपूर्व समृद्धि से चमक रहा था। चोल राजवंश ने खुद को क्षेत्रीय धान किसानों से हिंद महासागर के स्वामी में बदल लिया था, 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करते हुए। उनका राज, वे कुछ ऐसा समझते थे जिसे समझने में यूरोपियों को 1000 साल और लगे। जो समुद्र को नियंत्रित करता है वह दुनिया को नियंत्रित करता है। चोल नौसैनिक वर्चस्व की नींव भूगोल और प्रतिभा से शुरू हुई। तमिल तटरेखा प्राकृतिक बंदरगाह प्रदान करती थी, लेकिन यह मानवीय नवाचार था जिसने मछली पकड़ने वाले गांवों को समुद्री किलों में बदल दिया। चोल पोत निर्माताओं ने क्रांतिकारी जलयान डिजाइन विकसित किए, ड्रोमन नामक विशाल युद्धपोत जो पूरी सेनाओं को ले जा सकते थे, और मजबूत पतवार वाले तेज व्यापारिक पोत जो दक्षिण पूर्व एशिया तक के क्रूर मानसून पार करने में सक्षम थे। राजराज चोल प्रथम, जो 985 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे, उनके पास एक ऐसी दृष्टि थी जो उनके पूर्वजों के धान के खेतों से कहीं आगे तक फैली थी। उन्होंने बंगाल की खाड़ी के पार देखा और कोई बाधा नहीं, बल्कि असीमित धन का राजमार्ग देखा। उनके एडमिरल्स ने ऐसी जानकारी के साथ वापसी की जो मध्यकालीन दुनिया को नया आकार देने वाली थी। सुमात्रा का श्रीविजय साम्राज्य मलाक्का की जलमध्य को नियंत्रित करता था, वह संकरा रास्ता जिससे होकर चीन, भारत और अरब दुनिया के बीच का सारा व्यापार गुजरना पड़ता था। राजराज की प्रतिक्रिया साहसिक थी, वह इसे हथिया लेंगे। जो चोल युद्ध मशीन उभरी वह हिंद महासागर में पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी नौसैनिक शक्तियां घड़ी की तरह सटीकता से काम करती थीं, हजारों मील के खुले समुद्र में बहुआयामी उभयचर हमलों का समन्वय करते हुए। चोल एडमिरल्स ने परिष्कृत नेविगेशन तकनीकें विकसित की, मानसून के पैटर्न और समुद्री धाराओं को मीटियोरोलॉजिस्ट्स की कुशलता से पढ़ते हुए। उन्होंने मालदीव्स से मलेशिया तक फैले नौसैनिक अड्डों का एक जाल स्थापित किया, हर एक ऐसा किला जो अभियान शुरू कर सकता था या वापस लौटने वाले बेड़ों को शरण दे सकता था। लेकिन चोल समझते थे कि स्थायी साम्राज्य के लिए सिर्फ सैन्य विजय काफी नहीं, इसके लिए आर्थिक एकीकरण की जरूरत थी। उन्होंने दुनिया का पहला सच्चा वैश्विक व्यापारिक नेटवर्क बनाया, ग्लोबलाइजेशन शब्द के अस्तित्व में आने से सदियों पहले। चोल व्यापारियों ने होर्मस से ग्वैंसहाव तक के बंदरगाहों में व्यापारिक चौकियां स्थापित की, दक्षिण भारतीय मसालों और कपड़ों से लेकर चीनी मिट्टी और अरबी घोड़ों तक सब कुछ का व्यापार करते हुए। उनका मानकीकृत सिक्का दक्षिण पूर्व एशिया में पसंदीदा मुद्रा बन गया, जबकि तमिल समुद्री वाणिज्य की भाषा बन गई। चोल विस्तार का मुकुट मणि 1025 सीई में आया, जब राजेंद्र चोल ने मध्यकालीन इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी नौसैनिक अभियान शुरू किया। उनका लक्ष्य सुमात्रा में श्रीविजय की राजधानी पालिम्बांग, खतरनाक समुद्रों के पार 1500 मील दूर। सिर्फ लॉजिस्टिक्स ही चौंकाने वाली थी, सैकड़ों जलयानों की गतिविधि का समन्वय करना जो 60,000 सैनिकों को ले जा रहे थे, साथ में रसद, घोड़े और घेराबंदी के उपकरण, मानसून से तबाह होने वाले पानी के पार जहां एक भी नेविगेशन की गलती मतलब मौत। श्रीविजय पर हमले ने चोल नौसैनिक तकनीक को अपने चरम पर दिखाया।
उनके युद्धपोत कुछ 200 फीट से ज्यादा लंबे तैरते हुए किले थे जो कैटपुल्ट्स और ग्रीक फायर जैसे आग लगाने वाले हथियारों से लैस थे। चोल मरीन्स ने उभयचर युद्ध की रणनीति का बीड़ा उठाया, मुख्य बल के पहुंचने से पहले समुद्री तट पर पैर जमाने के लिए विशेष लैंडिंग क्राफ्ट का उपयोग करते हुए। श्रीविजय का बेड़ा पूरी तरह चौंका हुआ, लगातार लड़ाइयों की श्रृंखला में नष्ट हो गया जिसने चोल बलों को दुनिया के सबसे रणनीतिक जलमार्ग का नियंत्रण दे दिया। मलाक्का की जलडमरु मध्य तमिल नियंत्रण में आने के साथ चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। अब वे अरेबियन सी से साउथ चाइना सी तक 4000 मील फैले समुद्री क्षेत्र को नियंत्रित करते थे, जिसमें आज के श्रीलंका, मालदीव्स, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के हिस्से शामिल थे। यह सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार नहीं था, यह इतिहास के पहले समुद्री व्यापारिक साम्राज्य का निर्माण था, जो समकालीन यूरोपीय राज्यों को बौना बनाने वाली संपत्ति पैदा करता था। इस विशाल समुद्री साम्राज्य में चोल प्रशासन की परिष्कृतता उल्लेखनीय थी। उन्होंने समुद्री कानून की एक जटिल प्रणाली विकसित की जो बचाव के अधिकारों से लेकर समुद्री डकैती के मुकदमे तक सब कुछ को नियंत्रित करती थी। चोल राजनयिक मिशन चीनी सम्राटों और अरब कैलिफ्स के दरबारों तक पहुंचे, बराबरी के आत्मविश्वास के साथ व्यापारिक समझौते और सैन्य गठबंधन की बातचीत करते हुए। चोल सांस्कृतिक प्रभाव उनके व्यापारिक मार्गों का पीछा हवा में बीजों की तरह करता था। कैम्बोडिया और जावा में तमिल हिंदू मंदिर खड़े हुए, जबकि चोल कलात्मक शैलियों ने बर्मा से बाली तक की वास्तुकला को प्रभावित किया। अंगकोर वॉट का महान मंदिर परिसर अमिट चोल प्रभावों को दर्शाता है। तमिल समुद्री वर्चस्व के तहत फले फूले सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण। फिर भी जिस सफलता ने चोल समुद्री साम्राज्य को अजेय बनाया था, उसी में इसके पतन के बीज भी छुपे थे। 3 महाद्वीपों में फैले व्यापारिक नेटवर्क को संभालने के लिए निरंतर सतर्कता और भारी संसाधनों की जरूरत थी। 12वीं सदी तक नई शक्तियां उभर रही थीं, उत्तर से दिल्ली सुल्तानेट का दबाव बढ़ रहा था, जबकि पुनर्जीवित दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों ने समुद्र में चोल वर्चस्व को चुनौती दी। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में।